प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत दावे कर रही है कि मुआशी सूरत हाल मुल्क की बेहतर हो रही है। हुकूमत ने 3 सेक्टर्स में बेहतरी का दावा किया है। एक तो हुकूमत का ख्याल है कि एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हुई हैं, एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है वो बहुत बेहतरी की तरफ गामजन है। हुकूमत का दावा है कि सिर्फ दिसंबर के महीने में 18% ग्रोथ देखी गई है एक्सपोर्ट्स में, और पिछले साल जुलाई से लेकर नवंबर तक जो है वो 5.5% ग्रोथ देखी गई एक्सपोर्ट्स में। इसके अलावा हुकूमत का दावा है कि तामीराती सनत को बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया गया है। उससे काम जो तामीराती सनत है उससे वाबस्ता जो बाकी सनतें हैं 40-50 के करीब वो सनतें काम करने लगी हैं, उसमें बहुत बेहतरी आई है। और हुकूमत का तीसरा दावा यह है कि अब किसानों के लिए ज़राअत पैकेज जो लेकर लाया जा रहा है उससे एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत बेहतरी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 बड़े सेक्टर्स में अगर खुशाइन सूरत हाल पैदा हो रही है या हो गई है, तो ये जो दावा है हुकूमत का, एक तो ये कितना दुरुस्त है, फिर ये कि इससे ओवरऑल इकॉनमी में कितना फ़र्क पड़ेगा, और फिर ये कि जो हुकूमत का दावा है मुआशी बेहतरी का वो आवाम के फ़ायदे में ट्रांसलेट कब होगा, यानी आम लोगों को सहूलियात जो मिलनी हैं, जो महंगाई में कमी की सूरत हाल है, जो कारोबार के चलने की सूरत हाल है, वो कब तक बेहतर हो जाएगी। तो हम आज हुकूमत के जो दावे हैं ख़ास तौर पर 3 सेक्टर्स में, हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों सेक्टर्स की नुमाइंदगी करने वाले अफराद से पूछें कि क्या वाकई एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं, क्या वाकई कंस्ट्रक्शन की सनत जो है उसमें बहुत काबिल कदर चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, और इसके साथ साथ जो ज़राअत का शोबा है क्या उसमें तरक्की हो रही है या होने का इम्कान पैदा हो गया है हुकूमत के इस पैकेज के साथ। तो ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए और ओवरऑल इकॉनमी को डिस्कस करने के लिए जो हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, आप माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुशामदीद। मोहसिन शेखानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप साबिक चेयरमैन हैं बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के। मोहसिन शेखानी साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, तामीरात की सनत है, उसके हवाले से हम खास तौर पर मोहसिन शेखानी साहब से पूछेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप। ज़ुबैर मोतीवाला साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। हम खास तौर पर ज़ुबैर साहब से पूछेंगे एक्सपोर्ट्स के हवाले से और कारोबार के हवाले से। और अशफाक़ साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात हैं, लेकिन आप टैक्स एक्सपर्ट हैं और ख़ास तौर पर टैक्स के जो मामला हैं उस पर गिरफ्त रखते हैं। तो मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के नुमाइंदे महमूदुल हक बुखारी साहब से जो चेयरमैन हैं उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि जो किसानों के लिए ज़राअत पैकेज आया है उसमें उसको वो किस तरह से देखते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओवरऑल जो हुकूमत का मईशत में बेहतरी का दावा है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की बात हो, एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की बात हो, ओवरऑल आप इस दावे को किस तरह से देखते हैं? फिर मैं 1 बाय 1 बाकी लोगों से पूछता हूँ उनसे मुतल्लिका शोबों से मुतल्लिक। देखिए, ऐसा है पेंडेमिक की वजह से मार्च से जून तक पाकिस्तान की मईशत में ज़बरदस्त तबाही आई, जैसे कि सारी दुनिया में आई थी। हुकूमत ने कुछ इक़्तिसादी पैकेजेस दिए जिनके मुतालिक जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इशारा मिलता है कोविड के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में। लेकिन बुनियादी बात तो ये कि अगर ये सारी चीजें बेहतरी हैं तो फिर शरह नमू कितनी होगी, क्योंकि स्टेट बैंक तो ये इशारा दे रहा है कि हमारी शरह नमू 2.5% से कम रहेगी, और हमारा अपना अंदाजा ये है कि ये 2% रहेगी। तो अगर ये बरामदात में भी बेहतरी, स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी हो रही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई की पोजीशन क्या है और बैरूनी सरमायाकारी की पोजीशन क्या है और बरामदात की क्या है। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि जुलाई से नवंबर तक जी पाकिस्तान की बरामदात गिरी थी, ये बिल्कुल डेफिनेट है। हालांकि रुपए की कदर में जबरदस्त कमी हुई, बरामद कुनिंदान को मराहत दी गई, टेक्सटाइल सेक्टर को दी गई, लेकिन जुलाई से नवंबर तक पाकिस्तान की बरामदात गिरी पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में। अलबत्ता दिसंबर में ये बेहतरी आई है, अब ये देखना होगा कि ये कैसे रहती है। लेकिन जो चीज बड़ी अहम है वो ये है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि हमारी बरामदात जो है वो रेमिटेंस से नीचे चली गई। यानी देखिए ना, आज का मतलब ये है कि हमारा नंबर 1 तो बरामदात होता है ना, इससे रोजगार मिलता है। अगर आपने कुछ जो है हालात बदले, कोविड-19 की वजह से ट्रैवलिंग बंद हो गई, दूसरी तीसरी बातें हुई और रेमिटेंसेस ज्यादा आ गई, कुछ 14.2 अरब डॉलर तो सिर्फ 6 महीने में आ गई। तो बरामदात कम है और रेमिटेंसेस ज्यादा है, क्योंकि सूरत हाल अच्छी इसलिए नहीं है कि ये रेमिटेंसेस तो कायम रहने वाली नहीं है। मगर एक और चीज है, दुनिया कैसे देख रही है। दुनिया इस तरह से देख रही है कि माली साल 2018 इसमें पाकिस्तान में जो टोटल बैरूनी सरमायाकारी आई थी वो थी 5 अरब डॉलर एक साल में। इस हुकूमत के 2 साल और 6 महीने में जो मजमूई बैरूनी सरमायाकारी आई है वो है 2.5 अरब डॉलर, यानी 10 अरब डॉलर का झटका लग गया उस हिसाब से। तो ये
बरामदा ये हमारी क्यों गिर रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जो टोटल इन्वेस्टमेंट, नंबर एक तो ये सवाल है। दूसरा ये था कि अगर जो कुछ बेहतरी आ रही है तो क्या ये इसलिए तो नहीं है कि हमने जो है जबरदस्त मराद दे दी, सनत को दी, सनतकारों को दी, ताजिरों को दी, जैसे आपने बात किया कि तामीराती शोबे को दी, तो हमें जरूरत तो थी। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा पैदा हो रहा है, और वो पैदा हो रहा है कि स्टेट बैंक ने ये कहा कि हमने जो शरह सूद में कमी की है पैंडेमिक के बाद, तो दुनिया में किसी मुल्क ने इतनी कमी नहीं की जितनी हमने की है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या खुदा न खास्ता सबसे ज्यादा तबाही हमारे अंदर आई? अल्लाह ताला का फजल रहा कि पैंडेमिक से हमें नुकसान नहीं पहुंचा। तो अगर आपने रुपए की कदर में सॉरी शरह सूद में इतनी कमी कर दी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आपने जो 2 करोड़ खातेदार थे उनका शरह मुनाफा 11.25% से करके 5.5 पे ले आए। यानी 2 करोड़ आदमियों से आपने 600 रुपए कम दे रहे हैं कानून के खिलाफ। सही है, मैं बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा कि अब एक एक करके जरा मैं सामने सवाल रखूं। जुबैर साहब, सबसे पहले आपसे, सर क्या ये तासुर दुरुस्त है? यानी हुकूमत तो कह रही है कि बरामदात में बहुत ज़बरदस्त बेहतरी है, 18% का इजाफा दिसंबर के महीने में, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बेहतरी इसलिए हुई कि कोविड की वजह से जो बरामदात जो हमारी एक्सपोर्ट्स रुकी हुई थी, ऑर्डर्स रुके हुए थे, वो सारे जमा होकर ये डिलीवर किए गए हैं, इसलिए हमें ये बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम पूरे साल की मजमूई एवरेज देखें तो फिर ये बेहतरी को खातिर खा बेहतरी नहीं है। तो आप एक्सपोर्ट्स को किस नज़र से देखते हैं जुबैर साहब? देखें, बात यह है कि ये जो जितनी बातें हैं, एक तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ड्यूरिंग द कोविड 2.5 ईयर्स हमारा 2.5 मंथ्स को हमने एक्सपोर्ट किया नहीं। तो देखें, जब हमारे बायर्स कौन है? यूएस और यूरोपियन यूनियन। यूएस जो है स्पेंडिंग इकोनॉमी है, वो खर्च करते हैं लोग, तो वहां जब खर्च करते हैं तो अमेज़न की सेल्स जो है वो 3 गुना हो गई। तो लोग भले दुकानें बंद रही लेकिन लोगों ने खरीदना बंद नहीं किया। जब ये 3 महीने के बाद जब कोविड खत्म हुआ तो बहुत सारी इन्वेंट्री का वैक्यूम आ गया। इन्वेंट्री थी नहीं, लोगों के पास माल बेचने को नहीं था। तो ये जो माल का जो डिमांड का जो बूम आया वो इस वजह से आया। अब ये स्टेबलाइज होगा। और इसके साथ हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं सारे एक बात करते हैं कि ये जो डिमांड है आफ्टर द कोविड, पोस्ट कोविड, यानी नेचुरल डिमांड, जब ये इन्वेंट्री का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो ये 30% कम हो जाएगी। तो हमारे ऊपर तो वो तलवार लटक रही है। लेकिन हमारा जो 18% एक्सपोर्ट जो बढ़ा, मैं आपसे शेयर करूं कि देखिए इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हुआ इसलिए कि वहां कोविड बहुत शदीद आया और उनकी जो है उनका जो ग्रोथ रेट है वो भी -8.5% हो गया। तो इससे सब कुछ सामने पिक्चर आती है। दूसरी एक बात ये थी कि हमारे गैस की बड़ी कमी थी और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में गैस का कलीदी किरदार है, इसमें कोई दो बातें नहीं। तो जब ये गवर्नमेंट के साथ हमने जब बहुत एजिटेशन के बाद एक एग्रीमेंट किया जिसके तहत नवंबर की 1 तारीख से हमने जो रेट थे गैस के वो उसको बढ़ा के 786 से हमने 930 किया और आरएलएनजी की इंजेक्शन शुरू हुई। जब आरएलएनजी की इंजेक्शन शुरू हुई और 930 रुपए जब रेट हुए तो हमको बिल्कुल बिला तात्तुल 50 दिन तक जो है ना गैस मिली। यानी दिसंबर की 20 तारीख तक ये गैस चलती रही। अब ये जो एक्सपोर्ट आपको नजर आता है, एक तो ये है कि डिमांड बढ़ी बिकॉज ऑफ द वैक्यूम, इन्वेंट्री वैक्यूम। दूसरी बात ये हुई कि ये जो गैस आई तो हमारी प्रोडक्टिविटी, यानी गैस के साथ हमने एग्रीमेंट ये किया कि हम संडे भी बंद नहीं करेंगे और हमको अनइंटरप्टेड गैस चाहिए। तो 50 दिन तक वो गैस मिली तो उसकी प्रोडक्शन जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो ऑप्टिमम लेवल पे हुआ। तो वो जो माल जो तैयार हुआ वो हमने आपको यहाँ दिसंबर में आपको नजर आया कि ये 18% का ज्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ है उसकी बड़ी वजह जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा था। अब ये पोजीशन है कि अगले आने वाले दिनों में ये गैस फिर कम हो गई है, फिर प्रेशर्स के प्रॉब्लम है, बावजूद इसके कि हमने आरएलएनजी के पैसे दिए वो नहीं मिल रही। आगे मुझे कोई फ्यूचर कोई अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जहां तक डिमांड है, जहां तक पाकिस्तानी माल की पेनिट्रेशन इनटू द वर्ल्ड मार्केट है, इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे और हमको जो है ना रिक्वायर्ड क्वांटम, क्वांटिटी और क्वालिटी में एनर्जी दे, इलेक्ट्रिसिटी और गैस। आपने अभी सुना होगा कि उन्होंने फिर बोला कि फरवरी 1 को हम गैस बंद कर देंगे कैप्टिव पावर प्लांट्स की, जनरल इंडस्ट्री की, और जो आपकी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल है उसकी हम मार्च की 1 तारीख को बंद कर देंगे। इससे हमारे यहाँ बहुत बड़ा वबाल आया। यानी पूरे जो हमारे इंटरनेशनल बायर्स हैं उन्होंने कहा जी मार्च के बाद तो अगर बस गैस नहीं होगी आप हमको दे नहीं सकेंगे, डाइवर्ट करते हैं। ये सारी चीजें जो है ना अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कंजम्पशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मुझे पर्सनली
टेक्सटाइल का फ्यूचर जो है ना वो अच्छा लगता है, अगला 1 साल 2 साल जो है अच्छा लगता है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 250 अरब रुपए की ठीक है और जो जो एक्सपेंशन के नाम से चल रहा है। बिल्कुल सही है। राइट सर, बहुत आपने सही कहा कि चीज़ें जो है वो गैस की एक इंपॉर्टेंट फैक्टर थी और आने वाले दिनों आप कह रहे हैं सेक्टर इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा। एक चीज़ मैं अशफाक तोला साहब आपसे जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में चंद दिन पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में जो कोविड की वजह से हुआ उसमें 8.8% ग्लोबल वर्किंग आवर्स में कमी वाक़ई हुई है, जो कि 255 मिलियन फुल टाइम मुलाजमतों के बराबर बनती है। और एक चीज़ उसमें और कही गई थी, वैसे तो खैर वो बहुत बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है, लेकिन उसमें कहा गया कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उससे 3.7 ट्रिलियन डॉलर जो इंटरनेशनल जो बिजनेस है उससे निकले हैं, जो कि 44% बनता है ग्लोबल जीडीपी का। और पूरी दुनिया ने बड़ा सफ़र किया है। इसके अलावा और डिटेल बहुत सारे अदाद शुमार दिए गए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है इसकी रोशनी में कि हमें जाहिर है दुनिया की इकोनॉमी अगर डिस्टर्ब हुई है तो पाकिस्तान भी तो दुनिया के साथ जुड़ा हुआ ही है। हम जब भी अपने मुआशी शायरियों की बात करते हैं तो हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हम उसी पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि दुनिया के साथ पिछले साल में क्या गुजरा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतना ही लॉस पाकिस्तान का भी हुआ है जितना बाकी ममालिक का हुआ है, या कुछ बेहतर रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असदुल्ला खान साहब और अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम पैनलिस्ट, डॉक्टर साहब, मोहसिन शेखानी और हमारे बड़े भाई जुबैर मोतीवाला साहब। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाना चाह रहा हूँ। आपका सवाल बहुत ही वैलिड है। माजी में अगर जाएंगे तो कोविड से पहले अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के माशी आशारियों के ऊपर बड़ी बहस चल रही थी, और जब बहस चल रही थी तो हमने अपनी एक रिपोर्ट जो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने भी देखी होगी, जुबैर साहब ने भी देखी होगी और मोहसिन शेखानी साहब ने भी देखी होगी, मैंने ये कहा था कि 3.8% मंथली ग्रोथ इस मरतबा हमारी आएगी, जिसमें कोविड के इम्पैक्ट नहीं शामिल थे, क्योंकि हमारी मईशत जो बंद हुई थी वो मार्च के बेसिस पे, मार्च के बाद, और ये आशारिये जो हमने दिए थे ये एग्जैक्टली अप्रैल की 8 तारीख को हमने दिए थे। और 0.38 जब मैंने कहा तो मुझे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे कुछ लोगों ने फोन किया कि यार अशफाक भाई ये क्या लिख दिया है। एग्जैक्टली 18 मई को पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने हमारी मंथली 3.8 ग्रोथ दिखाई जी। तो ये देखा कि मंथली ग्रोथ है। अब उस वक्त हमारे कोविड के कोई फर्क नहीं, हमारी मईशत का सबसे बड़ा मसला ना कोविड था ना करप्शन था। हमारी मईशत के सबसे बड़े जो मसाइल में से सबसे बड़े मसाइल हैं वो आपकी डॉलर पैरिटी है और दूसरा आपका शरह सूद है। शरह सूद में आप देखेंगे जब भी कमी वाक़ई हुई है आपकी मईशत ने पिक करना शुरू कर दिया जी। और शरह सूद में जब भी आपने कमी वाक़ई की, अब आप देख लें 13.25 से आप 7 पे ले आइए, आपकी मईशत बेहतरीन तरीके से चल रही है। और मैं आज आपके प्रोग्राम में ये दावा कर देता हूँ, अगर इसको मैं 4% पे लेके जाऊंगा मेरा फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा, मेरे पास एक स्पेस आएगी और मेरे जितने भी मईशत के जो आशारिये वो ऊपर जाएंगे। बिलखुसूस मेरी जो इंडस्ट्रियल शोबा है वो बहुत ज्यादा आपको परवान करेगा। दूसरी तरफ डॉलर पैरिटी, मेरे जुबैर भाई शायद मुझसे नाराज हो जाएंगे मगर मैं उनको हटा के एक बात ये कर रहा हूँ कि अगर मेरी डॉलर पैरिटी 145, 140, 145 से हो, माशत इसके कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं इनकी नीचे से लेके ऊपर तक हम एक सेट कर लें सब्सिडी, जो कि लोकल रूप में देनी चाहिए। अगर आप दे देते हैं और इनको नुकसान नहीं होता, कॉम्पनसेट करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि आपके जो आशारिये वो कहीं के कहीं। ठीक है, राइट सर। मैं इस पर मजीद ये कुछ बातें जो आपने की हैं मैं डॉक्टर शाहिद हसन साहब के साथ सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं मुझे मोहसिन शेखानी साहब ये बताइए, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से जुबैर मोतीवाला साहब ने बड़ी हौसला अफजा बात की और कह रहे हैं कि इसका फ्यूचर मुझे बेहतर नजर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपकी क्या होप्स हैं जो नई पॉलिसी हुकूमत लेकर आई है? थैंक यू असद भाई और अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे सीनियर्स बैठे हैं आपके साथ। मुझे सबसे पहले तो मैं कहूं कि जो पैकेज दिया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए, ये वो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट थी, जो कभी उस पर नज़र नहीं गई थी। इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना,
इसको फिक्स टैक्स में लाना, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करवाना, बेसिकली सारी चीजें एक जो मेजर इसमें इफेक्ट है जो लो कास्ट हाउसिंग या आम आदमी कॉमन मैन के लिए 30 बिलियन रखे गए हैं कि 3 लाख रुपए हर आदमी को दिए जाएंगे, लो कास्ट हाउसिंग बनेगी। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी तो आधी कच्ची आबादियां हैं, हमने तो बिल्कुल स्लम्स डेवलप किए हुए हैं। अगर हम प्लान स्कीम नहीं करेंगे और उसमें इंसेंटिव नहीं देंगे उन लोगों को, और स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी दी है फाइनेंस की 80% की, उन लोगों के लिए जो 25 लाख 30 लाख लोन लेंगे, तो ये मैं समझता हूं एक्टिविटी भी होगी, 40 इंडस्ट्रियां भी चलेगी और उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी नजर आ रहा है मार्केट में। अभी तक जो भी एक्टिविटीज हुई हैं वो 20% हुई है, 80% एक्टिविटीज अभी बाकी हैं। हमारे प्लान्स अप्रूवल्स में हैं, सिस्टम्स सारे करप्शन के हवाले से रुके हुए थे, वो कुछ इंप्रूव हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली हर थर्सडे को खुद मीटिंग करते हैं, चारों चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। उसके बावजूद भी आप समझे 4 महीने 6 महीने हुए हैं, अभी तक चीजें फाइनलाइज नहीं हुई, अभी तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, अभी तक मैपिंग नहीं हो रही, अभी तक मास्टर प्लान कंप्लीट नहीं हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है पूरी दुनिया में और इसको हमेशा नजरअंदाज किया गया है। आज कोई पैकेज इतना चीजें नहीं, ये एक आम आदमी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंडस्ट्री चलेगी, हमें बहुत होप है। हम समझ रहे हैं कि एक्टिविटी बहुत बेहतर होगी आने वाले वक्तों में। अगर इसी तरह ये इंडस्ट्री चलेगी तो हमारी 40 एलाइड इंडस्ट्री डायरेक्टली और तकरीबन 20 इनडायरेक्टली चीजें साथ चलेंगे। सही है। चलें, मेरा सवाल आपसे ये होना चाहिए कि आपको एक्सपेक्टेड कब तक है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी है वो अमली शक्ल मुकम्मल तौर पर कब तक इख्तियार कर लेगी? और कुछ और चीजें, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, पिछले साल जून में गैलप सर्वे आया था, उसमें खदशा जाहिर किया गया था कि कोविड की वजह से पाकिस्तान में 1 करोड़ 73 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फिर एक स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियों का और कारोबारी हजरात का जो कैश फ्लो है वो बुरी तरह मुतासिर होगा, कई कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी और फिर बैंकों की जो रकम है आमदनी वो मुतासिर होगी, ज़र मुबादला के ज़खायर घट जाएंगे और रुपए की कदर में शदीद कमी वाक़ई हो जाएगी। ये सब कुछ शायद उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से खदशा जाहिर किया जा रहा था। तो कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि देखिए जी, हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज लेकर आई जिसकी वजह से ये जो खदशात थे वो पूरे नहीं हुए और पाकिस्तान बेहतर रहा है कोविड के दिनों में। आप इससे इत्तफाक करते हैं या दूसरी तरह से देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली अल्लाह ताला का फजल रहा है कि कोविड से हमें इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि दुनिया के बहुत से मुल्कों को, यूरोप को और भारत को हुआ है। ये तो हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन इसका हमें हुकूमत की पॉलिसियां कितनी हैं और हालात का दखल क्या है, ये बड़ा अहम है। अब मैं पहले आपको एक प्रेडिक्शन दे दूं जी। जब इस हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे, इस हुकूमत की जो औसत शरह नमू GDP ग्रोथ रेट उससे कम होगी जो इसको विरसे में मिली थी। नंबर 1, जब इस हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे तो जो औसत अफरात ज़र होगा, महंगाई होगी, वो उससे बहुत ज्यादा होगी जो इस हुकूमत को विरसे में मिली थी। तो ये बता रहा है कि हमारी पॉलिसियां किस डायरेक्शन में जा रही हैं। नंबर 1 तो ये बात हो गई। अब अभी देखिए शरह सूद को अगर आप अफरात ज़र से कम रखेंगे तो मनफी शरह सूद है, इसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। खुद स्टेट बैंक इसको एक्सप्लॉयटेशन कहता है और ये आईन पाकिस्तान के भी खिलाफ है कि लोगों को आप मनफी दें। मिसाल के तौर पर जो कर्जे लेते हैं उनको तो फायदा हो गया, लेकिन जिन्होंने बैंक में पैसा जमा कराया जिस पर 9% अफरात ज़र था, तो आपने उनको 5.5% मुनाफा दिया, जबकि उससे पहले उनको 11.25% दे दिया था। तो ये जो कुछ हुकूमत ने किया और स्टेट बैंक ने किया, ये बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 26A और 40A को कीमा बना के किया, कानून के खिलाफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले तो सामने आ जाएगा। अब अभी देखिए, जिसका मैंने बताया कि 600 अरब रुपए का नुकसान 2 करोड़ लोगों को होगा। लेकिन अगर आप देखें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें, उन्होंने कई तंजिया जुमले लिखे हैं, उसमें हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, दूसरों पर भी। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों के पास इख्तियार है, जिनके पास सरकारी खजाने की कुंजी है, उन्होंने पेंडेमिक के दौरान अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और उनका मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जो कि वबा से मुतासिर हुए थे। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो ये बड़ी हद तक हमारे ऊपर सही आ जाता है। पहले तो मैंने आपको बता दिया शरह सूद का, ये तो नेगेटिव कर दिया और कानून को खिलाफ वर्जी कर दी। दूसरे ये कि आपने जब मिसाल के तौर पर
वो देनी शुरू की मराहत। जी। सबसे बड़ा मसला हमारा था लेकिन अभी बेरोजगारी। इशफाक तौला साहब हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि शरह नमू में, इसमें अफरात ज़र में कमी करने की वजह से, जो शरह सूद में कमी करने की वजह से जो है वो बेहतरी हुई है चीज़ों में। वो दूसरी तरह से शायद देख रहे हैं इसको। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सही पॉलिसियां बनाएं और अफरात ज़र इसी तरह से दुनिया के मुल्कों में कम है, हमारा जो है मिसाल के तौर पर इस पर 8% है, यूरोप में और दूसरी जगह आप देखें तो 2%, 3%, 25% भी है। अगर आप अपनी टैक्सेशन की पॉलिसी सही बनाएं, अगर आप अपनी जो एनर्जी की पॉलिसी सही बनाएं, तो हमारा भी अफरात ज़र नीचे आ जाएगा और फिर उससे शरह सूद भी नीचे जाएगी। उससे फायदा होगा जो इशफाक तौला साहब कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 25 रुपए जो है पेट्रोलियम लीवी कर दें, 17% GST कर दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दें। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि हमारे तवानाई की नर्ख दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है वो बहुत खराब है दुनिया के मुल्कों के मुकाबले में। अगर वो चीजों की मौजूदगी में आप शरह सूद गिराएंगे तो उसके मनफी असरात मुरतब होंगे। ठीक है, तो एक तो ये दूसरी बात होगी। लेकिन सर ये गैस और बिजली की कीमतों में कमी की वजह से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तो कम होकर भारत और बांग्लादेश से मुकाबले में आ गई है। एक्सपोर्टर्स इससे थोड़ा सा हमें मुतमईन दिखाई देते हैं। नहीं, लेकिन जो रैंकिंग है, ग्लोबल रैंकिंग है, वो तो मेरे ख्याल से हमारी जो है भारत से बहुत ज्यादा आगे है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। ठीक है, मगर जो चीज आपको देखिए, ट्रेंड का मैं एक जुमले में कंप्लीट कर रहा हूँ, आप ट्रेंड देख लीजिए जी। दिसंबर के महीने में हम कई महीनों से श्योर था करंट अकाउंट जो है सरप्लस हो गया। दिसंबर में ये माइनस हो चुका है $600 मिलियन। इसी तरह से हमारा जो जुलाई से दिसंबर ट्रेड डेफिसिट है, वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले में। ठीक है, अब तामीराती शोबे को आपने जरूर बरात दी है, उसकी बड़ी अहमियत है, रोजगार मिलेगा। लेकिन ये हम क्यों भूल रहे हैं कि कई हजार अरब रुपया हमारा काला धन लगा हुआ है तामीराती शोबे में। आपने उनको एमनेस्टी दे दी, तामीरात देता है। ठीक है, उसका नतीजा क्या होगा? ठीक है, नतीजा मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। अगर आप बाद में मौका देंगे तो मैं बता दूंगा। चले, मैं आप इस पे मजीद बात कर लेते हैं कि आप कह रहे हैं काला धन लगा हुआ है, उससे उसको मौका देंगे। चले, मैं जुबैर मोतीवाला साहब, मुझे ये बताइए सर कि आप क्या आइंदा साल में या जो अभी हमारा रवां साल है इसमें शरह नमू को 2 से 2.5% होता हुआ देखते हैं क्या? देखिए, जिस तरह से जारी है इकोनॉमी और जिस तरह से एक्सपोर्ट और जिस तरह से काम हो रहा है, अगर गवर्नमेंट 2-4 बातें जो मैं आपको करता हूं तो ये इससे भी जो है ना बेहतर हालात हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक्सपोर्ट के लिए जरूरत किस बात की है। सबसे पहली जो जरूरत है वो एनर्जी की है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की। अगर ये सही क्वांटम, सही प्राइस और सही क्वालिटी में मिल जाए और इसके बाद साजगार माहौल फराहम करें, फिर साजगार पॉलिसियां हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो टेक्सटाइल की होनी चाहिए, वो हम इंतजार कर रहे हैं। 2 दफा कैबिनेट से गई है और वापस आई है। और शरह सूद की जब हम बात करते हैं तो अभी स्टेट बैंक के गवर्नर ने इंडिया ये दिया है कि 7% सूद जो है इसके अंदर बढ़ा, ये 8% सूद नहीं है, ये 7 है आज जो रेट है उसका। और जिसको उन्होंने ये कहा है कि ये बतदरीज बढ़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ हम इजाफा करेंगे। ये इजाफा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसका इंडस्ट्री के ऊपर। और आखिर में मैं कहूंगा कि बिजनेसमैनों की इज्जत होनी चाहिए। जो इदारे खामखाई कहीं ना कहीं किसी को घसीटते हैं उसको रुकना चाहिए। तब ये आप ये समझें कि वी वुड बी ऑन द सेम। आज अगर आप बीच में कहीं ना कहीं, आप एक बात मुझे बताएं, सारे यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान को आपने देखा ना 18% जो है ना एक्सपोर्ट बढ़ी, ठीक हो गया, 18% एक्सपोर्ट बढ़ी, सारा कुछ अच्छा अच्छा नजर आ रहा था। आगे हम बात कर रहे थे, क्या हुआ? एक अनाउंसमेंट किया आपने अनाउंसमेंट की कि फरवरी से गैस बंद हो जाएगी और मार्च से गैस बंद हो जाएगी। ये एक स्पैनर डाला, यानी आपने कौम की तरक्की में मुल्क जो आगे टेक ऑफ की पोजीशन में आया उसमें आपने एक स्पैनर डाल दिया और सारा जो है ना पूरे सब जगह से सस्पिशन हो गया। सब शक्कों को शुबहात पैदा हो गए कि पाकिस्तान डिलीवरी दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा, क्योंकि गैस के बगैर तो कोई प्रोडक्शन होता नहीं। और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं तो हम रुई नहीं बेचते, हम ग्रे क्लॉथ नहीं बेचते, हम कपड़ा नहीं बेचते, हम चाहते हैं कि वैल्यू एडेड गारमेंट की शक्ल के अंदर, मेड अप की शक्ल के अंदर जाए। उसी सूरत में आपको जो है ना $6 पर जो है ना पर मिलियन आपको आएगा, वरना कभी भी नहीं आएगा और आप उसके अंदर कर नहीं सकेंगे। और इसकी जो तरक्की पाकिस्तान की, उसके अंदर जो मिनहा है वो चीजों को हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा टेक ऑफ आता है, कोई ना कोई कृषि हो जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है, क्या होता है, कुदरत की तरफ से है। लेकिन ये इस तरह से जब हालात पैदा होते हैं तो इससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब तक आप प्रायोरिटी नहीं देंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, चाहे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो,
फर्स्ट पहली चीज होनी चाहिए कि जो आदमी या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो लोगों को, पाकिस्तानियों को रोजगार दे रहा है, जो ज़र मुबादला कमा के ला रहा है, उसकी हैसियत को तस्लीम जब तक नहीं किया जाएगा और उनको जब तक इनको जो है ना इंसेंटिव नहीं चाहिए, उनको जब तक उनकी मदद नहीं की जाएगी, उनकी इज्जत नहीं की जाएगी, हम जो है ना जिस तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं वो नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, मेरी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से कि देखें, ये जो 2 4 5 बातें मैंने की हैं, ये कोई मुश्किल बातें नहीं है, ये एटीट्यूड की बात है, ये जो ना एक रवैये की बात है। अगर गवर्नमेंट इस रवैये को इख्तियार करे और हमारी मदद करे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान जिस तरक्की का ख्वाब देखते हैं, जिस प्रॉस्पेरिटी का और जिस गरीब आदमी के यहाँ किसी का, हर एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट का जो हम ख्वाब देखते हैं वो पूरा हो सकता है। हमारे पास सारे वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सिर्फ वैल्यू एडिशन की जरूरत है। अब हमको ये सारी बातों को देखकर हमको अगर हम कर दें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये अगले 3 साल के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $40 बिलियन नहीं तो $35 बिलियन डेफिनेटली हो सकती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो ये मैंने बातें की हैं इनको पूरा कर दें। इसमें कोई इतने पैसे नहीं लगते, लेकिन इसमें जरूर फर्क पड़ता है कि पॉलिसी माइंड, एक फ्रेम माइंड को चेंज करना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ सर और बता दीजिएगा जुबैर साहब फटाफट, वो ये कि हुकूमत का ख्याल है कि और दावा है कि हमने इंपोर्ट्स को कम कर दिया है। अब ये इंपोर्ट्स का कम होने के वजह से ऑपोजिशन ये कहती है कि भाई कारखाने नहीं चल रहे आपकी हुकूमत में, इसीलिए तो इंपोर्ट्स कम हुई हैं, आपने कुछ नहीं किया। हुकूमत कहती नहीं, हमारी पॉलिसीज की वजह से इंपोर्ट्स कम हुई हैं। आप इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, इसको टेक्निकली देखना चाहिए, ये पॉलिटिकल बातों के अंदर मैं कभी भी नहीं जाता। ठीक है, बात ये होनी चाहिए ग्राउंड रियलिटीज है जी। ग्राउंड रियलिटी है कि इंपोर्ट डेफिनेटली कम हुई है, लेकिन उसके कम होने की वजह जो है ना, ये कोविड का एक तो सिनेरियो था जिसमें लोग कुछ खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो जाहिर है जब खपत कम हो गई तो इंपोर्ट कम हो गया। अब इसके बाद सबसे बड़ी जो वजह मैं आपको बताऊं, आपकी 1 मिनट में समझ आ जाएगा। आपको पता है ना कि 2.5 महीने इंडस्ट्री बंद रही है, तकरीबन बंद रही है 80-90%, तो हमने लॉकडाउन में रखा पूरे मुल्क को। वो जब वो जो रॉ मटेरियल है वो 2.5 महीने का मतलब क्या होता है, आप इसका हिसाब कर लें, इट कम्स टू 25% ऑफ योर इंपोर्ट्स। तो अगर आपका 25% खपत कम हो जाएगी इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल की शक्ल में, तो इंपोर्ट तो कम हो जाएगी। आज आपको पता है हमारा जीडीपी जो है वो 320 होता था, अब 275 के करीब वो हो गया है। तो उसकी वजह यह है कि हमारा टोटल ट्रेड अकाउंट श्रिंक हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिलाकर ट्रेड अकाउंट बनता है, और ट्रेड अकाउंट को हमने श्रिंक नहीं करना, उसको हमने एक्सपेंड करना। इंपोर्ट्स हर वक्त हर जगह के ऊपर भी नहीं है कि वो उसको कम करने से मईशत के अंदर बेहतरी ला सके, कभी कभार चलना पड़ता है। राइट सर, तो ये ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की बात होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे मोहसिन शेखानी साहब, एक चीज़ अभी की है, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं कि आपकी सनत को एक एमनेस्टी तो मिल गई, उससे आपकी सनत का पहिया तो चल जाएगा, लेकिन काला धन जो इकोनॉमी में आ जाएगा उससे इकोनॉमी को और नुकसान होंगे। उस पर वो कहते हैं, मैं अभी तफसील से बात और भी करूंगा। तो आप क्या नहीं समझते कि आप एमनेस्टी लेकर अपनी सनत को तो चला रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी को नुकसान होगा काला धन आने से? मैं बिल्कुल भी ये नहीं समझता और मैं इस पे एग्री नहीं करता। मेरा ये ख्याल है कि ऑलरेडी 2 एमनेस्टी आ चुकी है और हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने भी बिल्डर्स या जितने भी बिजनेस कम्युनिटी थी मैक्सिमम उन्होंने अवेल कर लिया है। ये वो पैसा है जो किसी और लोगों का है या कोई चीज है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बहुत बड़ा अमाउंट आया ही नहीं है जिसपे वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काला धन आएगा। अभी हमारे पास FBR के रिजल्ट हैं, अभी हमारे पास सारे फिगर्स आए कि 553 प्रोजेक्ट जो अभी फिक्स्ड रिजीम में गए हैं, तो वो सब चेक कर लीजिए। वही लोग हैं जो ऑलरेडी बिल्डर्स है, उसमें कोई ऐसा पैसा आया नहीं है अभी तक। और ये एक इंसेंटिव है कि ये चीजें उस सूरत में होगी ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चले। आप वो उसके साथ ये फिक्स है कि 2 साल में आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 2 साल में आपने स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। आम लोगों के लिए एक इंसेंटिव जरूर है कि एक आम आदमी जब वो प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है, उसके पास वो ट्रेल नहीं होती, वो आसानी से प्रॉपर्टी खरीद लेगा जो 2 करोड़ रुपए की, 50 लाख रुपए की, 5 करोड़ रुपए की, या फैमिली में जब बाइफर्केशन होती है तो लोग अपने हिस्सों की चीजें लेते हैं, तो उनके लिए एक जरूर एक इंसेंटिव है। मैं समझता हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आम जो ऑलरेडी 2 एमनेस्टीज में हम लोग जितने भी थे अपनी प्रॉपर्टी से लेकर हर चीज करवा चुके हैं, हमारे पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, तो इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा।
और एक मेरा सिर्फ यही कहना है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, जैसे जुबैर भाई ने कहा, जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे नहीं आएंगे, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होगी, दुनिया भर से मुकाबला करना पड़ता है, सब बिजनेस, जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उन सबको रिस्पेक्ट देना, उनके इश्यूज को जिस तरीके से भी सबको एड्रेस करने की जरूरत है ताकि ये मुल्क में जॉब क्रिएशन हो, ताकि ये मुल्क आगे जाए। हम बिजनेस कम्युनिटी को उस लेवल पे लाए नहीं जो उसका रुतबा होता है, उसको कभी खड़ा ही नहीं रखा, हमने उसको वो इज्जत नहीं दी जिसकी वजह से हमने ब्यूरोक्रेसी, हमने नैब, हमने FIA, इन चक्रों में लोगों को परेशान कर दिया। जो कि प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है उसको तो आपको रिस्पेक्ट देनी है, तब ये चीजें आगे चलेंगी। ठीक है, राइट सर। चलें, मगर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब का इस पर पॉइंट क्या है, इस पर बात कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। जुबैर मोतीवाला साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से मौक़िफ़ लेंगे कि वहां पर जो रिफॉर्म्स आ रही हैं उससे क्या बेहतरी आ रही है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब, आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि किसानों के लिए जो मराहत हुकूमत वादा किया है हुकूमत ने, उसकी कुछ तफसीलात भी सामने आई हैं अब तक कि वो किस नौइयत की मराहत हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, या फिर अभी सिर्फ वादा है, तफसीलात अभी सामने नहीं आई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला खान, आपका शुक्रिया, 92 चैनल का शुक्रिया कि आपने इतने अहम इशू पे बात की है। गुजारिश ये है कि अभी तक तो ऐलानात ही हैं और वादे ही हैं। अप्रैल 2020 के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक पैकेज अनाउंस किया 1200 अरब का, जिसके अंदर जो है वो 63 अरब जो है वो किसानों के लिए रखे, और उसके बाद इसमें 37 अरब जो है वो खाद के लिए था, 6 अरब जो है वो वाइट फ्लाई के लिए था, और कुछ ट्रैक्टर्स के लिए और ज़री बैंक के हवाले से था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उस पर किसी ने अमल नहीं किया और आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। आप ये देखें कि इनपुट जो है ज़री मदाखिल जिसे हम कहते हैं, खाद, बीज, स्प्रे, डीजल और जो भी चीजें हैं, सब इतनी महंगी हो रही हैं कि उसमें बहुत ज्यादा इजाफा आए रोज हो रहा है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, अक्टूबर 2020 से लेके आज जो है वो जनवरी है, इस पे आप हैरान होंगे कि 800 रुपए पर बोरी जो है DAP के में इजाफा हो गया। यूरिया के अंदर वो 60 रुपए का इजाफा हो गया। इसी तरह पोटास जो है उसके अंदर इजाफा हो गया। अब वो जो पैकेज था, आप हैरान होंगे, जो 1200 अरब का जो पैकेज था, जो बाकी अभी हमारे दोस्त बैठे हुए थे बिजनेस कम्युनिटी के भी और कंस्ट्रक्शन के शोबे के भी, और बाकी सबको वो मराहत दे दी गई। और आप हैरान होंगे कि ज़राअत वो चीज है जो BM इमरान खान कहता है, हम सिर्फ इस हुकूमत से हमें गिला नहीं है, तो थोड़ा अरसा हुआ तो कहते हैं ना कि हाथ दिन में रूनुमा नहीं होता, तो ये कोई एक दिन की नहीं। ज़राअत तो वो चीज है जिसके अंदर आप ये देखें कि की बका की दामन, जी हाँ, यही ज़राअत है। जी जी, 60% से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं इससे मजदूर तबका जुड़ा हुआ है, बेशुमार लोग, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई 19-20% ये बनता है। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बाकियों को मराहत जो दी गई उसको वो अमलन कर भी दिया गया, लेकिन ज़राअत को सिर्फ वादा किया गया, अमली तौर पर भी नहीं किया गया। लेकिन शायद उसकी वजह यह भी हो सकती है कि हुकूमत ने अभी तीसरे नंबर पर इस शोबे की तरफ आई है और शायद कुछ दिनों में इस पर इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, मुझे एक चीज़ यार आप क्लियर कर दें, आपने कहा कि आप इस पर बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो मिनिस्ट्री दी है उसकी वजह से काला धन आ जाएगा और इकोनॉमी को उसको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा इससे? देखिए, ये मैंने नहीं कहा कि कहीं एक इंडस्ट्री को दिया है, जो भी करेगा वो उससे फायदा उठा लेगा, कोई भी आदमी उठा सकता है, उठाएगा। असल में ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड पर है। तहरीक इंसाफ के मंशूर में ये था कि जो प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से कम पे ट्रांजैक्शन होगी हम उसको कौमी मिल्कियत में ले लेंगे। इसका मतलब ये था कि मार्केट वैल्यू पर आप DC रेट बना देंगे। ठीक, तो अब क्या है कि अगर कराची या लाहौर में 15 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसकी रजिस्ट्रेशन 5 करोड़ में या 4 करोड़ में होती है। तो जिस आदमी ने बेची उसके पास 11,000 का काला धन आ गया, जो गदा गाड़ी पर रख के घूमेगा, मैं क्या करूं। और जिसने प्रॉपर्टी खरीदी उसका 11,000 का जो है वो
11 करोड़ रुपया वो वाइट हो गया एक चीज की। तो जब आपने 1.5% पर एमनेस्टी दी, जो दुनिया में कहीं नहीं दी थी प्रॉपर्टी पर, तो वो एक्चुअली 0.1% पे दी थी, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन पहले ही कम है। तो ये कई हजार अरब रुपया इसमें लगा हुआ है, चोरी का पैसा, और वही धंधा चल रहा है। ये नहीं होगा कि डेवलपर से फायदा नहीं उठाएंगे, बहुत से लोग फायदा उठाएंगे। अगर हुकूमत जब ये नाम पब्लिश करेगी तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग आ गए हैं। तो इसके अंदर हो ये रहा है, कब तक हम ये काले धन को इनकरेज करेंगे? आप इस इंडस्ट्री को मराद दें, कम शरह सूद पर कर्जे दें, तमाम चीजें करें, मगर ये काले धन को एनकरेज करना जो है, कई 1000, अब जिस वक्त ये एमनेस्टी आई थी आपको याद है, उस पर इन्होंने ये कानून बन गया था कि जो इससे फायदा नहीं उठाएगा हम उसको जो है उसको जेल भेज के उस असास से जब्त कर लेंगे। उससे कोई 900 अरब रुपया मिलने वाले थे, 900 अरब रुपया डिटेल्स हुकूमत के पास थी, उन्होंने उसको पीछे डाला और एक नई एमनेस्टी ले आए। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर आपने सारी उम्र एमनेस्टी देनी है, 14-15 एमनेस्टी मुल्क में आ चुकी हैं, और ये एमनेस्टी का कारोबार बंद करें और व्हाइट मनी की तरफ आ जाएं, कंसेशन दें, सब कुछ करें, लेकिन टैक्सों की पॉलिसी सही बनाएं। लेकिन शेखानी साहब जो कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने ये नहीं कहा कि वो डेवलपर से फायदा उठाएंगे, इसमें तो बहुत से गलत किस्म के लोग आ गए। किसी पे लेबल तो नहीं लगा कि मैं डेवलपर है, मेरे पास चोरी का स्मगलिंग का पैसा है, मैं भी धंधे में आ गया। तो ये गलत हो रहा है, मईशत को कमजोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा मकसद ये था, आर्जी फायदा दे रहे हैं। ठीक है, सही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर ये काम सही नहीं हो रहा। एग्रीकल्चर से आपको बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर जी, मेरी जो रिसर्च है, पाकिस्तान में 5 गुना इजाफा हो सकता है एग्रीकल्चर जीडीपी में। उसमें ये लाइव स्टॉक भी है, उसमें फिशरीज भी है, उसमें क्रॉस भी है। अगर ये 5 गुना इजाफा होता है तो 12 करोड़ आदमियों की फीसद आमदनी में इजाफा हो जाएगा। तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, सिर्फ सियासी बयानात अभी तक आ रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत इस तरफ आए तो बहुत बड़ी गुर्बत में। जी शेखानी साहब, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप डॉक्टर साहब की बात को? जी डॉक्टर साहब हमारे सीनियर भी है। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब को ये बता दूं कि पहले डॉक्टर साहब 70 साल से डीसी वैल्यू चली आ रही थी और कोई वैल्यू नहीं थी, उसी पे ट्रांजैक्शन होती थी। वो एक चपरासी करा ले या चीफ जस्टिस पाकिस्तान करा ले या मैं करा लूं, सभी के लिए बराबर था। अब जाके उसके बाद डीसी वैल्यू आई, एफबीआर वैल्यू और मार्केट वैल्यू, फिर ये इशू 3 वैल्यू पे झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद दोबारा इस गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी कम की, बेसिकली इंपॉर्टेंट तो ड्यूटी ट्रांजैक्शन है ना। अब ट्रांजैक्शन 8% 7% रखेंगे तो कोई भी अपनी वैल्यू ओरिजिनल दिखाएगा। अब उन्होंने ड्यूटी 2% कर दी है। अब मार्केट वैल्यू के करीब ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने बड़े अमाउंट की प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं होती थी, अब होनी शुरू हुई है। हमारा तो कहना है 1% ट्रांसफर फी हो ताकि एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे आपकी चीजें आए, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर खत्म हो जाए। हमें अपनी पॉलिसीज को बेहतर करना है। दूसरा ये कि जितना भी हमारा ब्लैक और चीजें हैं उसको हम भी चाहेंगे, हम खुद चाह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री रेगुलाइज बिल्कुल हो जाए, ये सिस्टम में आ जाए, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में चली जाए। हमने इसको माफिया का एक लकब दे के रखा था, हमने एक डिफरेंट उसमें उसको रखा था। इस इंडस्ट्री को कभी भी आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब जाके ये गवर्नमेंट दे रही है, हम किसको इसीलिए कह रहे हैं कि ये पॉलिसीज चलेगी, आगे आएगी तो ये पूरी एक्टिविटीज आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। अभी 6 महीने हुए हैं, कोविड का दौर था, अगले 6 महीने उन्होंने एक्सटेंड किया ड्यू टू के ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम जैसे बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी, सैयद महमूद बुखारी साहब, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी तजावीज़ आई हैं प्रोग्राम में, बहुत सारी होप्स हैं लोगों को, कुछ शिकवे शिकायतें भी हैं हुकूमत से, लेकिन चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है। टेक्सटाइल का फ्यूचर बेहतर नज़र आ रहा है। गैस की डिमांड है कि गवर्नमेंट उसको देती रहे और अपनी पॉलिसीज़ को मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तवार करे, तो चीज़ें पाकिस्तान में बेहतर हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।